अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, हम यकीनी तौर पे इस वक्त जो है पाकिस्तान एक तरह से हालत जंग में भी है और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हम एक मीडिएटर भी हैं, सालिस भी हैं और जंग से मुतासरा मुल्क भी हैं और जंग को हमने शिकस्त भी दिया, हमने अपने दुश्मनों को शिकस्त भी दिया, उसके बाद हम सालिस भी बने और पाकिस्तान का झंडा भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हवा में बहुत बुलंद स्थिति से वो लहरा रहा है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल खित्ते की है, वो खित्ते की सूरत-ए-हाल वो कुछ अजीब सी एक गोरख धंधा बनी हुई है कि एक जानिब ईरान और अमेरिका की जो जंग, उसके बाद सीज़ फायर, और ताहाल अभी तक सीज़ फायर मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो सीज़ फायर है हम उसे सीज़ फायर कह तो सकते हैं और सीज़ फायर नहीं भी कह सकते, इसलिए कि आपने हुर्मुज़ की जिस तरह अमेरिका ने ब्लॉक किया है, उस ब्लॉक की वजह से यकीनी तौर पर ईरान की अपनी इकनॉमी जो है वो मुतासिर हो रही है और ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसके अपने शराइत के हिसाब से अमेरिका के साथ जो है मुज़ाकरात हो जाएं। कहने को माहिरीन यही कह रहे हैं कि 48 आवर्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और ट्रम्प साहब ने ये कल कहा भी है मीडिया से कि इनके चीन के दौरे से कबल जो है मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ जो है वो मुआहदा हो जाएगा। क्या होता है ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हम इस वक्त जो है मुआरका हक मई का महीना है, 2026 है, इसी तरह हम 2025 में हम अगर मई में जाते हैं तो मुआरका हक जो 10 मई को हुआ था उसकी याद भी मना रहे हैं। पहली सालगिरह है मुआरका हक की भी और इस वक्त हम उस तजुर्बात को भी देख रहे हैं जो हमने माजी में अपने दुश्मन के साथ जंग करते हुए सीखा और बकौल हमारे दुश्मन के ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज पे है, यानी कि 2.0 दोबारा जो है वो स्टार्ट हो सकता है। सरहद की जो सूरत हाल है वो भी गैर मामूली है, सोशल मीडिया पे भी जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तीसरी जानिब जनाब पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी बरसर पैकार है, ग़ज़ब-ए-लिल हक़ के ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन है वो बहुत ही एक नाजुक सिचुएशन पे है। एक जानिब हम सियासी तौर पे भी गो के हम मुस्तहकम हैं, लेकिन माशी तौर पर हम कमज़ोर हैं। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है और इस IMF के प्रोग्राम की वजह से IMF की ही बातों को माना जाता है। 2026-27 की माली बजट के लिए मुशावरत शुरू हो चुकी है, तैयारी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन ज़ेर निगरानी IMF के। अब IMF क्या बजट देती है इसका हमें कुछ नहीं पता। दूसरी जानिब हमारी अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी जो सप्लाई है काफ़ी मुतासर हुई है और इस सप्लाई मुतासर होने की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कमी की वजह से जो मुआशी सूरत-ए-हाल है, चाहे वो आवाम हो चाहे वो हमारे सनतें हों, ये तमाम की तमाम जो हैं वो एक तरह से आप ये समझें कि मुअत्तल हो चुकी हैं या उनकी सरगर्मियों में रुकावटें आ रही हैं। सूरत हाल क्या है मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे आज। और जिन मेहमानों ने आज इस प्रोग्राम को अटेंड किया है मेरे, उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मखसूस टाइम में हम अपने जो हमारा मुआरका हक है और इसके अलावा पाकिस्तान की इकनॉमिक की जो सूरत हाल है लोकली तौर पे भी और इंटरनेशनली तौर पे उस पर कुछ गुफ्तगू कर सकें। तो मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जनाब मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अब्दुर्रहमान फुदा साहब जो कि सदर साइट एसोसिएशन के, थैंक यू रहमान साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अफीफ़ राशिद साहब। रफ़ीफ़ राशिद साहब एक नौजवान ताजिर और सनतकार हैं, ये CEO है अफीफ़ ग्रुप के और इसके अलावा ये और पाकिस्तान कॉटन एसोसिएशन के भी ये प्रेसिडेंट हैं, मेंबर हैं। लेकिन बात यह है कि मैं इनके और तारुफ करवाता चलूँ कि राशिद सिद्दीकी जो कि साबिक काटी के कौरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के चेयरमैन थे, उनके साहबजादे भी है, नौजवान ताजिर और सनतकार हैं और इनको मैं भी खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू अफीफ़। थैंक यू। सबसे पहले तो अब्दुर्रहमान फुदा साहब की तरफ ही चलते हैं। फुदा साहब आप माशाल्लाह साइट एसोसिएशन के सदर भी हैं जी, क्या देख रहे हैं आप? मुआशी एतबार से जंगी सूरत नहीं, मतलब ये दोनों सूरत जैसे कि आपके जो मईशत की जो सूरत है वो जंग की वजह से मुतासर हुई है ना। सबसे पहले तो आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं ये एक तरह की सालगिरह या 1 साल मुकम्मल हुआ है जी मुआरका हक का। तो इस मौके पर मैं पाकिस्तान के तमाम अवाम, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद एक दो फिर पेश करते हैं। और ये जो सिलसिला रहा गुज़िश्ता साल और दुश्मन ने जो है
वो अपनी ताकत के बलबूते पर आपके साथ जो जोर आजमाई करने की कोशिश की और जिस तरह से पूरी कौम ने हुकूमत और फ़ौज के पीछे खड़ी होकर, और इसके अंदर जो एक और अहम बात हुई है, पाकिस्तान की जो मीडिया है उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सारी सूरत हाल को बिल्कुल रखा और बिल्कुल हकाइक पे बात की और बहुत अच्छे तज्ज़िये और बहुत अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंची, जिसके नतीजे में जो एक तरफ ऐसी जुनूनी कैफियत पैदा हो रही थी, दूसरी तरफ वो यहाँ नहीं होने थी। और माशाल्लाह जो है ना, जिस तरह से बर वक्त इक़दाम किया गया, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने खुसूसन जो पाक फ़ज़ाया ने जो कारकर्दगी दिखाई है, उसने पूरे पाकिस्तान के अवाम के हौसले बुलंद कर दिए और पाकिस्तान को जो है दुनिया भर में एक नया इमेज पाकिस्तान का बिल्कुल सामने आया है। बिल्कुल। तो अच्छा, आप ये देखेंगे वो बाज़ाहिर तो वो एक वाक़या था और शायद ख़त्म हो गई थी जंग, लेकिन हमारे लिए एक ये इब्तिदा बन गई। और एक साल जब हम ये गुजारा है हमने, तो इस सूरत हाल के दरमियान जो दुनिया भर में और मसाइल हुए और जो खलीज की जो जंग शुरू हुई, तो पाकिस्तान का एक नया रोल सामने आया, जो हम पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि भाई अमन पसंद है, अमन के सफ़ीर हैं, और तो पाकिस्तान को ये रोल अदा करने का कुदरत ने मौका दिया है और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अपनी एक जो मकबूलियत या उनकी हैसियत थी उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क तब्दीली आई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके जो माशी तौर पे हम इस सूरत हाल से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। और इस वक्त जिस तरह से हमने जिस तरह जंग में परफॉर्म किया है और जो खित्ते की सूरत हाल में जिस तरह हमने काम किया है, तो ये मुआशी मामला जो है उसके लिए भी हमें ये दिन रात उसको जंग के तौर पे ही लेना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि एक और बात थी कि आफ्टर दिस मुआरका हक के बाद अगर ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होती जी, तो शायद पाकिस्तान का अपना ग्राफ और ज़्यादा जाता या जो मुआशी मामलात हैं वो कुछ थोड़ा बेहतर हो सकते थे। जी हो सकते थे, लेकिन इस सिचुएशन में भी देखें पाकिस्तान के मौके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के मौके बंद हो गए। जब सूरत हाल बदलती है, जब तो बिल्कुल एक नई चीज़ें पैदा होती हैं, तो पाकिस्तान के लिए मौके हैं। पाकिस्तान अगर हुकूमत पाकिस्तान बर वक्त इकदाम करे, कोई अच्छे फैसले करे, और तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अच्छे इकदाम नहीं कर रही, फैसला नहीं कर रही? वो ऐसे नहीं कर रही कि जिसके नतीजे में हम बहुत ज़्यादा इससे कुछ हासिल कर सकें। ये वक्त गुजर जाएगा। देखें वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। हमने आपके एक प्रोग्राम में इस पर भी बात की थी कि पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है उसको हम ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं, तो हम इतना नहीं कर पा रहे। और उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको मौके देने होंगे कारोबार को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, बड़े पैमाने पर लोग खुल के कारोबार कर सकें, और उसके नतीजे में ये कोई सूरत हाल डेवलप होगी कि आप इंशाल्लाह आपके लिए कोई रास्ते बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अभी जैसे आपने जिक्र किया बजट पे बात हो रही है, IMF के उसमें निगरानी हो रही है। देखें एक आम हालात होते हैं, एक रूटीन की सूरत हाल होती है, एक होती है हंगामी सूरत हाल है, एक वार लाइक सिचुएशन पूरी दुनिया में, हर मुल्क अपने हिसाब से फैसले कर रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे फैसले आपको समझ में नहीं आएंगे यार ये क्यों है, कैसे। तो पाकिस्तान को भी कुछ जो है ना आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें कैसे कर सकता है IMF के अंडर में, तो कैसे जाएगा? आपकी विल होगी तो बहुत सारे रास्ते निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे। IMF या हम बहानेबाजी करते हैं कि IMF इसको मना कर रहा है, वो मना कर रहा है। एक ऐसी फीलिंग आती है, या बहानेबाजी करते हैं, या आप उतनी करेज का मुजाहरा इसमें नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ चीज़ें कर गुजरे और फिर सूरत हाल को संभाला जा सकता है। लेकिन आपके पास कुछ होगा तो ना, वरना अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे और इसी तरह आप बर्डन बढ़ता जाएगा। आपकी एक्सपोर्ट ऑलरेडी 8% कम हुई है अभी तक की जो 3 क्वार्टर्स में, आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है, आपका ट्रेड गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अच्छा आपने देखें एक आसान से वो है ना, आपने पॉलिसी रेट में 1% इजाफा कर दिया, एकदम से एक चीज़, हर चीज़ महंगी है, आपके कर्जे बढ़ गए जो डोमेस्टिक हैं, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाती है। तो ये सिचुएशन ये बता रही है ना कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें आप उस रूटीन की बजाय थोड़ा सा ऐसे फैसले करें जिसके नतीजे में आप इस क्राइसिस से अच्छी तरह निकल सकें और उससे कुछ गेन कर लें। तो इस वक्त जो फिगर्स है एक्सपोर्ट की, वो एक्सपोर्ट की फिगर ये है कि 25 अरब रुपए जो है वो 25 अरब डॉलर बाकी एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट 57 बिलियन डॉलर है। ट्रेड गैप बढ़ रहा है ना आपका। तो आपका तकरीबन जो है 32 अरब डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट है। जी हाँ, ठीक है जी। तो अब ये तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि एक तवील अरसे से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान सरप्लस तो कभी भी नहीं हुआ। सरप्लस में ख्याल में 2004-05 में मुशर्रफ के दौर में थोड़ा हम सरप्लस हुए थे, उसके बाद से तो हमेशा ट्रेड डेफिसिट ही रहा। सरप्लस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ये देखें ना, पाकिस्तान का जो एनालिसिस है वर्ल्ड बैंक के हैं गालिबन, कि पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है एक्सपोर्ट का, तो वो बताते हैं कि आपके पास 60 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल है और आप 30 बिलियन पे प्लस माइनस हैं, कभी 25 पे जाते हैं, कहीं बहुत हो गया तो 31-32 तक आपने पहुंच गए। तो
आपका पोटेंशियल इतना है कि अगर आप, वही बात है कि आप अपने पोटेंशियल के मुताबिक भी काम कर लें। पॉलिसीज की बात होती है कि पॉलिसीज उस तरह जी हाँ, आप कर लें और 60 बिलियन आप रीच कर लें तो ट्रेड गैप आपका बिल्कुल तकरीबन आप करीब आ जाएंगे। और वो एक बार ऐसा नहीं होगा आप करीब आ जाएंगे मुश्किल से, उसके नतीजे में आपको जिस तरह पूरी कौम के अंदर एक हौसला आएगा और लोगों में एतमाद होगा कि भाई हम बहुत आगे जा सकते हैं, ये वजह है। नहीं, एक और चीज़ भी है कि बहरहाल आफिफ की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। आफिफ, आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम क्यों नहीं हो रहा और हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? देखिए, हम खुद अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना नहीं चाहते। अगर गवर्नमेंट चाहे कि एक्सपोर्ट बढ़े तो आपको एक एक्सपोर्टिंग कल्चर लाना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्टिंग पॉलिसी लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। आज तक हमारे पास कोई एक्सपोर्टिंग पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट ने कभी इंसेंटिवाइज नहीं किया डिफरेंट सेक्टर्स को जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हो। आज तक हम अनफॉर्चुनेटली 2 से 4 सेक्टर हैं जिसमें हम मेजरली डिपेंड कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। वो एक टेक्सटाइल हो गया, आपका लेदर हो गया, और थोड़ा बहुत राइस वगैरह पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके अलावा आज हम पाकिस्तान से क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हमारे पास कोस्टल बेल्ट है 1400 किलोमीटर की, हम फिशरी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम यूरोप में फिशरी हमारी बैन है। अनफॉर्चुनेटली हमारा पड़ोसी मुल्क दुनिया का बीफ का सबसे बड़ा सप्लायर है, हम यहाँ से बीफ नहीं एक्सपोर्ट कर पाते। जबकि उनके यहाँ गौ माता है, गाय उनके यहाँ ज़िम्मा करना बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर भी जो है वो हम उसके अंदर भी नहीं आ पाते। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कभी एक्सपोर्टिंग पॉलिसी और एक्सपोर्ट को फोकस ही नहीं किया गया। देखिए, ट्रेड डेफिसिट को कम करना बड़ा आसान है। आप प्रमोट करें एक्सपोर्टिंग कल्चर को, आप प्रमोट करें कि जी जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसको फायदे दें। आपने उल्टा जो 1% टैक्स था उसको खत्म करके आप 29% कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर ले आए हैं एक्सपोर्टर्स को भी, वो एक और बड़ा झटका मिला। सेकेंडली, आप प्रमोट करें एनी इंडस्ट्री जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम कर रही है। आप अनाउंस करें कि जी कोई इंडस्ट्री जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को करते हुए कोई ऐसी प्रोडक्ट जो ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही है उसको आप लोकलाइज करते हैं, तो हम उसकी मशीनरी के लिए जो है आपको ड्यूटीज के अंदर आपको बेनिफिट देंगे। आपको इनकम टैक्स जो 30% है वो अगले 5 साल के लिए आपको 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इंसेंटिवाइज करेंगे तभी लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। देखिए, हम जितनी कोशिश कर लें लेकिन जब तक हमारा टैक्स पूरा रिविजिट नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आते हुए नहीं देखेंगे। एक चीज और भी है कि हम नेचुरली ट्रेडिंग स्टेट बन गया अनफॉर्चुनेटली, और जबकि हमारे पास जो अपने फॉरेन एक्सचेंज है वो भी इतने इस काबिल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जो है ट्रेडिंग स्टेट। आज भी 21 बिलियन डॉलर है। बिलाल भाई, ऐसी कंट्री जिसमें 25 करोड़ के अवाम है वो एक ट्रेडिंग इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। उसको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगी जब नई फैक्ट्रियां लगेंगी। कि आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर है, अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर नहीं है। पिछले 5 साल में आप ये निकाल लें कि कितनी नई फैक्ट्रियां लगी, कितने नए जो है वो जॉब्स क्रिएशन हुई। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टा बंद हुई है। उल्टा बंद हुई है। लोग ट्रेडिंग की तरफ चले गए हैं, लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर ले गए हैं। क्यों? आपका 29% कॉर्पोरेशन टैक्स है। उसके बाद अगर आपका जो है वो अगर कोई बड़े इन्वेस्टर बाहर से आता है और उसका 500 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट आ जाता है तो उसको सुपर टैक्स लग जाता है 5%, 10%, जो 39%। फिर अगर वो डिविडेंड लेता है तो उसके ऊपर 8-9% और टैक्स है। कुल मिला के अगर आप 40-45% टैक्स दे रहे होंगे तो कोई पाकिस्तान में आके क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई क्यों बिजनेस करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर? तो जब तक, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पहली दफा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की टैक्सेशन और पाकिस्तान की यूटिलिटी कॉस्ट की वजह से हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे। ये सबसे बड़ा स्टेप था कि आपने कम से कम प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करके उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। देखिए, आज भी पाकिस्तान में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन वो उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही जितना प्रॉफिट उनको करना चाहिए। आज हमारे पास यूनिकॉर्न कितनी कंपनीज हैं जो $1 बिलियन का बिजनेस कर रही हो? अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है। और उसका मेन रीजन ये है कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, आपको कुछ नहीं पता पॉलिसी रेट कब ऊपर चले जाएगा, कब नीचे चला जाएगा। आपको जो है वो कुछ नहीं पता कि एकदम से जो है वो एंटी डैम्पिंग ड्यूटी लग जाएगी ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनकी पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही नहीं है, जिसकी प्रोडक्शन। एक और बात ये कि आप ये देखें कि एक्सपोर्ट आपकी इसलिए भी नहीं बढ़ रही, इसमें माजत के साथ कि आप जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है, तो वो भी तो उसमें भी तो अंडर हैंड जो है वो अंडर टेबल जो है मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि मेरा अपना ज़ाती राय है कि इसमें कुछ हमारे कारोबारी हजरात भी इन्वॉल्व हैं। देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। सारा कसूर हुकूमत को तो नहीं है ना? नहीं, देखिए हुकूमत का कसूर इस तरह
आप देखें हुकूमत का कसूर इस तरह होगा कि आपने हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और आपने टैक्स को इतना ज्यादा कर दिया है कि उनको टैक्स की चोरी करने में फायदा हो रहा है। आप टैक्स को इतना कम कर दें कि उनको चोरी करने के अंदर इंसेंटिव ही नहीं होगा, तो बोलेगा यार मैं ये 5% चोरी करके मुझे इतना बड़ा फायदा नहीं है। अभी आपका जीएसटी 18% है, चोरी होता है, आप जीएसटी को 5-6% पे ले आए, उसको चोरी करने का इंसेंटिव ही खत्म हो जाएगा, बोलेगा यार मैं ये पे कर देता हूं, मेरे ऊपर एक टेंशन खड़ी रहेगी। आज गवर्नमेंट ने ज्यादा प्रोडक्ट्स की आईटीपी वैल्यूज लगाई हुई है कि इंपोर्ट करोगे, आपने जितने भी इंपोर्ट किया आपने कम से कम इसके बावजूद अंडर इनवॉइसिंग हो रही है ना, तो आपने आईटीपी वैल्यूज सही नहीं लगाई हुई। आप आईटीपी वैल्यूज, आप दुनिया में जितने बड़े बड़े मुल्क हैं उनके अंदर आईटीपी वैल्यूज होती हैं और वो इसको वेरीफाई करती हैं कि ठीक है अगर ये इंपोर्ट हो रही है तो क्या ये करेक्ट अमाउंट के ऊपर हो रही है, नहीं हो रही है। आप इतना बड़ा गैप उनको दे ही क्यों रहे हैं? नहीं, बहरहाल इसमें एक आप बात हम ये भी कह सकते हैं कि कुल्ली तौर पे जो है अगर चले जी गवर्नमेंट की पॉलिसी से नारा कुछ हमारे ताजिर जो है वो खुद ही गलत काम कर रहे हैं, तो इसमें अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह करें कि सारा जो मलबा जो है हम हुकूमत में नहीं गिरा सकते। कुछ थोड़ी सी ये कि हमारी अपनी भी इकोनॉमिकल मजबूरियाँ हैं, और या तो आप ये कह लें कि जनाब अली के जो हमारे सियासतदान हैं, हुकूमतें हैं, वो इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि उनकी करप्शन की वजह से जो टैक्स का पैसा है वो पता ही नहीं चलता। बिलाल भाई, अनफॉर्चुनेटली करप्शन जो है ना हमारे यहाँ इतनी एम्बेड हो चुकी है कि अब लोगों को वो बुरा ही नहीं लगता। जो रिश्वत ले रहा होता है, लोग उसके घर भी उसी तरह जा रहे होते हैं कि यार ये बहुत बड़ा आदमी है, जबकि वो रिश्वत ले रहा होता है, पता होता है कि यार ये रिश्वत के पैसे से बना हुआ है, लेकिन उसको कोई बुरा नहीं समझता। जब तक हम उसको बुरा नहीं समझना स्टार्ट करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, जो हम बात जिससे शुरू हुई थी कि जी बजट बन रहा है और IMF का जोर है। देखिए IMF ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान कभी डेट ना पे कर पाए। वो बोलते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि पाकिस्तान हमें हमारा पैसा वापस कैसे करेगा, हमारा इंटरेस्ट कैसे पे करेगा। जो हमारे निगोशिएटर हैं वो सही से निगोशिएट नहीं करते। देखिए पाकिस्तान को अब चाहिए कि उनको बोले कि जी हमें पहले अपनी इकोनॉमी को अपने टांगों पे खड़ा होने दो, उसके बाद हम डेट सर्विसिंग आपकी साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन हमें एक बीच में थोड़ा लीवे चाहिए होगा। हमें बिजनेसमैन को बिजनेस करने देना चाहिए, हमें टैक्सेशन को, टैक्स की परसेंटेज को कम करें ताकि रिकवरी ज्यादा से ज्यादा कर सके, फिर स्ट्रिक्टनेस के साथ कर सकेंगे, चोरी खत्म होगी टैक्स की आपकी। अच्छा नहीं, ये बात देखिए आपने बहुत मतलब ये पॉइंट बात है। मैं अब्दुल रहमान साहब से ही बात करूंगा। FBR जी कहते हैं कि FBR की जो अपनी कलेक्शन है वो मेरे ख्याल में कभी भी जो साल पूरा नहीं होती, अभी भी तकरीबन 600 अरब रुपए जो है हम शॉर्टफॉल पे जा रहे हैं। अब बात ये होती है कि आप तो बड़े तजुर्बेकार ताजिर हैं, सनतकार है, मेरे ख्याल में एक तवील अरसा गुजार दिया आपने। FBR में जब अब्दुल्ला यूसुफ 2004 या 5 में थे तो उस वक्त बड़ा ही फ्रेंडली माहौल था। जी हाँ, बिल्कुल। और आप लोगों ने जो टारगेट था FBR का वो भी अचीव हुआ और तमाम चीज़ें हुई, सेल्फ असेसमेंट वो सबसे पहले वही लेकर आए थे। आज क्या सूरत है, क्यों आप लोग FBR से इतने नाराज़ हैं, या जो हमारे ताजिर और सनतकारों में टैक्स चोरी का जो रुझान बढ़ रहा है उसकी वजूहत क्या है? देखिए, जो FBR को टारगेट इस साल भी जो दिए गए और वो पूरे नहीं हुए ना, वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस तरह कर लें। सूरत हाल ये है कि FBR ये जो आप है ना कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम आ गई, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि आपके पास आप फिक्स टैक्स रिजीम था 2 साल पहले तक कि आप इंपोर्ट करें इतना टैक्स दें एट सोर्स, और आप इसके बाद आप प्रॉफिट करें लॉस करें मसला नहीं है। आप अगर आप चाहें तो अपना असेसमेंट अच्छा, उन्होंने एक फिक्स कर दिया था रेट, इतने परसेंट एक्सपोर्ट था 1%। आप जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, अगर $1,00,000 है तो उसके जो है ना 1% आप गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे, $1,000। उसके बाद अगर उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो आपका मैटर है, गवर्नमेंट आपसे पूछेगी नहीं आपने ज़्यादा कमाए आपके, कम कमाए आपके। अच्छा, उसमें फ़ायदा ये है कि इस तरह की जो स्कीमें थी ना तो उसके नतीजे में आप यकसुई से अपना काम करते हैं। दूसरा ही सुने, उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको कर दिया 2% होगा, अब 1% आपका ये एडवांस टैक्स होगा, 1% विद होल्डिंग। अच्छा, अब 1% की बजाय जब 2% कर दिया और उसके साथ उन्होंने कहा कि अभी नॉर्मल टैक्स रिजीम होगा, आपका NTR होगा, अब आपका एक एक चीज़ का हिसाब होगा, अब आप एक एक चीज़ का हिसाब लें, ऑडिट होगा। अब आप अगर आपको फिक्स एक इनकम मिल रही है और पता है कि यार ये शॉर्ट ये सेक्टर इतने दे रहा है, ये सेक्टर इतने दे रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में है ना कि 5% है आपका, आज भी जो है ना डिविडेंड में 15% है फिक्स है, तो आपको एक सेक्टर पता है तो आप इसको उस सेक्टर को तो आप क्लोज कर दो ना। उन्होंने वो चैप्टर ओपन कर दिए हैं, उसके नतीजे में ये होगा कि फिक्स तरीक़ेकार ख़त्म कर दिया, फिक्स तरीका ख़त्म कर दिया। अब टैक्स हमें उतना उसका डबल देना है, फिर आखिर में असेसमेंट कराना है, उस असेसमेंट में जारी बात है अगर करप्शन का रास्ता खुला ना, करप्शन का रास्ता खुला। अच्छा, FBR का अपना कोई टारगेट इसमें अचीव नहीं हो रहा। हम ये कहते हैं कि जो सेक्टर FBR के असरान का जो है टारगेट अचीव हो रहा है, वो तो खैर आपको पता ही है। FBR जो है ना वो देखें, अब उसमें होगा ये
आप इन सेक्टर्स को जिसमें आपका तजर्बा कामयाब है वहाँ आप इतना फिक्स कर दें, आपको पता है कि इतने इनकम हो गई। अब जो अनटैप्ड सेक्टर है, जो दूसरी चीज़ें, उसमें आप करें। इसी तरह जो है ना, आप डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं तो जितना आप आसान काम कर देंगे ना तो उतनी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। अब अगर आइएगा, इस वक्त ये हो रहा है कि जो अगर आपको कोई टैक्स लग रहा है, आप 5% में टैक्स बचाने की कोशिश इसलिए करते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड काम करो यार, इसका बात की फटीक कौन लेगा, वो इसके साथ अगर आप कर देंगे जो फर्जी रिटर्न जमा करा रहा है उस पर ट्रस्ट करें कि ठीक है यार आपका ओके, तो लोग इस पे आएंगे कि यार ठीक है आप असेसमेंट कराएं, डॉक्यूमेंटेशन में जाएं। मतलब ये है कि आप उनको जब तक कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, आप जब तक कि उनको एक सहूलत नहीं देंगे और ये कहेंगे कि जनाब के इस तरह काम करें तो आपकी अपनी इज्जत भी है, मुल्क भी तरक्की करेगा। नाज़रीन, गुफ्तगू इस सिलसिले जारी है, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ में। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे थे हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में जाने से कबल मेरे साथ जो बैठे हैं जनाब अब्दुल रहमान फुदा साहब और जनाब अफीफ राशिद साहब, इनकी गुफ्तगू हो रही थी। बात ये कि ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू कोई नई गुफ्तगू नहीं है। ये मेरे ख्याल में गुज़श्ता 78 वर्ष से हर साल जो है हम इसी तरह होती है, यही शिकायतें होती हैं, यही प्रॉब्लम होते हैं, यही मसाइल होते हैं। लेकिन मौजूदा वर्ष तो थोड़ा सा जो जंग की कैफियत है ख़ित्ते में, ईरान और अमेरिका की जंग, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग, फिर दूसरी तरफ इंडिया से एक टेंशन, इसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है टफ सिचुएशन देना पड़ रहा है। साथ साथ फिर ये कि जनाब IMF के हम प्रोग्राम में भी हैं तो हमें अपने उनकी जो हिदायत है उन पर अमल भी करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल, और अभी जो हम दोबारा वापस आए तो अभी मेरे साथ जो है इस वक्त जो है वो साकिब फयाज मगू साहब, जो कि सीनियर नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री APCCI के, वो भी मेरे साथ जूम पे मौजूद हैं। साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जनाब अब्दुल रहमान फुदा साहब जो सदर साइट एसोसिएशन, वो मेरे साथ मौजूद हैं, और अफीफ राशिद साहब जो कि CEO है अफीफ ग्रुप के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि सबसे पहले तो मुबारका हक की पहली सालगिरह मना रहे हैं। मई का महीना है और गुज़श्ता बरस जो मई के महीने में 10 मई को जो भी कुछ हुआ उसकी पहली सालगिरह है पाकिस्तान की फतह की। आप क्या कहेंगे? जी, आप इस पे क्या, मुबारका हक पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुबारका हक जो वो इस वक्त पूरी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, और मेरे ख्याल में जितने इवेंट्स जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी करा रही है, और हर रोज एक दिन में 2-2, 3-3 इवेंट्स हो रहे हैं। अभी कल भी एक इवेंट हुआ बहुत बड़ा जिसमें ब्रिगेडियर याकूब एवान साहब जो कि PGISPR है, वो भी मौजूद थे, और बहुत बड़ी तादाद बिजनेस कम्युनिटी की जो सेलिब्रेट कर रही है और उनका शुक्रिया अदा कर रही है अपनी पाक फौज का और सैयद आसिम मुनीर साहब का, कि जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही बुज़दिल दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बात का यादा किया कि हम हर वक्त और हर मुश्किल में हम पूरी कौम एक झंडे तले जमा है और हम सब मुत्तहद हैं। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन बात ये होती है कि क्या मुबारका से हमने सबक क्या हासिल किया? जी साकिब साहब। जी, मैंने कहा कि मुबारका से हमने क्या सबक हासिल किया? देखिए, अब जो है जो अभी सिनेरियो डेवलप हुआ है, अब इसके बाद अब हर जगह हमारी पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज बहुत बुलंद हुआ है और बहुत कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है इन्वेस्टर्स का हमारे ऊपर, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास कि अब ये पाकिस्तान जो है वो एक डिक्लेयर हो गया कि सेफेस्ट कंट्री इन द रीजन। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट है, बल्कि जो पाकिस्तानियों की भी अब इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में वापस आने का वक्त आया है।
और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और पूरी दुनिया हम पर एतमाद कर रही है, तो हमें चाहिए अब हम भी अपने मुल्क के ऊपर एतमाद करें, अपने मुल्क की मईशत के ऊपर एतमाद करें। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स पीसीआई के नायब सदर हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि लोग कहते हैं कि दुबई फॉल हो रहा है, दुबई गया, दुबई खत्म हो गया। आप मुझे बताइएगा, आप हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो जो सरमायाकार यहां आएंगे तो उनको हम किस तरह इंटरटेन करेंगे, या अब उनकी सरमायाकारी को हम कहाँ लगाएंगे? अमन ओमान की एक सूरत खराब है, दूसरी बात ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं है, तो क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे मुल्क के लिए? देखिए, हमें अब ये तमाम पॉलिसीज बनानी पड़ेगी ना। सबसे पहले तो हमें जो ट्रांसशिपमेंट्स की पॉलिसी है हमें वो बनानी पड़ेगी। हमें जो फ्रेट चार्जेस हैं, पोर्ट चार्जेस हैं, उसको उसमें कमी लानी पड़ेगी। वो तो कर दिया ना, तो 50 से 60% कम कर दिया पोर्ट चार्जेस को। पोर्ट चार्जेस को तो 50 से 60% कम कर दिया पड़ेगा। वफाकी हमें और मजीद कम करना पड़ेगा। एक मर्तबा देखें, आप इसको इस तरह देखें, जब कोई भी एक चीज लॉन्च होती है तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम लोग बेच रहे होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को, हम बिजनेसमैन है, हम तो ये इसी तरह देखते हैं। अभी जो है, अभी आपको एक मर्तबा अपने कस्टमर को अपनी तरफ रागिब करने के लिए आपको भी पूरा जो भी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, आपको जितनी कॉस्ट आ रही है उतने आपको पोर्ट चार्जेस लेने होंगे आपको। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक गवर्नमेंट बनाएगी, कब बनाएंगे? वो अब गवर्नमेंट का काम है। फौरी तौर पे इस नेचुरली साकिब साहब, हम बड़े ख्वाब में रहने वाली पब्लिक हैं, हम ख्वाब में रहते हैं। जब तालिबान 2021 में अफगानिस्तान में आए थे तो पाकिस्तानी चीख रहे थे कि जनाब अब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, ठीक है जी। अब ईरान इराक के बाद दुबई का मसला हल हुआ तो वो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है कहाँ, कितनी? मतलब ये कि आप ये देखें कि आपका जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, नथिंग जी। ये तो बिल्कुल देखें, ऑफ कोर्स ये तो गवर्नमेंट का काम है कि अगर अभी भी नहीं गवर्नमेंट करेगी तो फिर हम ये वाली अपॉर्चुनिटी हमें फिर कब मिलेगी? ये तो आप अभी एक अपॉर्चुनिटी आई तो गवर्नमेंट को तो ये करना है और हमने ये गवर्नमेंट से करवाना है और भरपूर हम लोग अब उसके ऊपर यही फोर्स कर रहे हैं। हम जिस भी आला ओहदेदार से मिल रहे हैं, हम किसी भी मिनिस्टर से मिल रहे हैं, हम लोगों ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक पूरा पैकेज बनाकर भेजा है कि इस तरह ये पॉलिसी होनी चाहिए, ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर आए। बहुत मौजूद के साथ सर, बहुत मौजूद के साथ साकिब साहब, बहुत मौजूद के साथ हुकूमत ने उल्टा ये किया कि जनाब शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया, मतलब कि उनको मजीद इसको सिंगल डिजिट पे लेकर आना चाहिए था, ना कि उन्होंने 1% बढ़ा दिया। उनका कहना है कि सख्त मॉनिटरिंग पॉलिसी होगी तो जनाब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, जबकि गो के इन्फ्लेशन कहते हैं 5 से 7% है, लेकिन हिद्दत उसकी 12% पे है। 12 से 13% इस वक्त इन्फ्लेशन मौजूद है। तो हुकूमत तो आप लोगों की बात मान ही नहीं रही है जी। यही हमारा रोल है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी कॉस्ट में कमी ऐसे करे, और ये जो उसने 1% बढ़ा दिया, जाहिर बात है हमारी कॉस्ट में भी उससे इजाफा हो गया, हमारी एक्सपोर्ट में भी, हमारी एक्सपोर्ट की कॉस्ट में भी इजाफा हो गया उससे। तो ये अगर ये गवर्नमेंट करे, अभी गवर्नमेंट को यही तो हम कह रहे हैं कि पूरी ये नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसमें अगर जब तक गवर्नमेंट वो चीज नहीं, वो उस तरह की रिफॉर्म्स नहीं लाएगी, उस वक्त तक जो है वो अचीवमेंट नहीं कर सकते, जो कि अभी इस सिनेरियो में हमें करनी है वो अचीवमेंट। और अगर ये टाइम मिस कर दिया हमने तो फिर ये वक्त वापस नहीं आएगा। नहीं, वो तो है। बात यह कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान की सुपीरियर बिजनेस की एसोसिएशन है। अब ये साइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हैं, फिर इनकी क्या हैसियत है? इसका मतलब जब आपकी हुकूमत नहीं सुन रही है तो इनकी क्या सुनेगी? मतलब ये आपकी नहीं सुन रही है, आपके प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब के एलामिया आता है, वो तो सिर्फ उस टोटली तौर पर हुकूमत की जो है वो सिर्फ और सिर्फ तारीफ के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो मतलब ये है कि अभी आप ये कह रहे हैं कि जनाब कि हुकूमत आपकी बात नहीं मान रही, प्रेसिडेंट FPCCI जो उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो ये क्या पॉलिसी है? मतलब ये इसका मतलब ये है कि हुकूमत भी आप लोगों को संजीदा नहीं ले रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर अब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो उसको सुनना तो है ना, और उससे हमने माना भी है। हम कहना तो नहीं छोड़ सकते, अगर वो नहीं भी मान रही हमने फिर से कहना है, और हमने उससे ज्यादा जोर से मजबूरी है कहना, ज्यादा अपनी ये स्ट्रेंथ से और अपने ज्यादा
स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाना है और हमने उससे मनवाना है और हर सतह पर जाना है, वरना इस तरह तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चल सकती ना। अच्छा, आप स्टे कीजिएगा, आप थोड़ा स्टे कीजिएगा। मैं जरा अब्दुल रहमान फिदा साहब से भी पूछ लेता हूँ और अफीफ से भी आप स्टे कीजिएगा, आप थोड़ा सुन लें इनकी गुफ्तगू। बीजी फिदा साहब, कहने का मतलब है कि ताजिरों की नहीं सुन रही हुकूमत। जो वो मैंने भी आपसे ये बात कही ना कि अगर हुकूमत पॉलिसीज बनाएगी कुछ ऐसी तो ही कुछ काम होगा। और ये जो बात है ना कि एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, तो ये आखिरी चीज़ है कि भाई आपसे बहस नहीं कर रहे, आपको एक्नॉलेज करें, ठीक है, आप भी खुश हो जाएं कि भाई इनकी समझ में बात आ गई। तो फिर मोहसिन नकवी साहब धमकियां क्यों दे रहे हैं कि $100 अरब जब मुझसे बाहर चला गया, 2 बंदों को उठा लूंगा तो सब पता चल जाएगा। हाँ, तो ये इस माहौल के अंदर तो आपको कोई भी सरमाया नहीं लाएगा ना, कि आप हर वक्त थ्रेट में रहेंगे, हर वक्त आपके पर ही वो होगा कि भाई एतबार नहीं होगा। जो बात है ना, साकिब साहब ने जो बात की, और ये देखें ये बात हुई ना, हुकूमत क्या करे, हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे। हुकूमत कुछ चीज़ों के जो है ना उसमें आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसमें एक टाइम लगता है। देखें टाइम तो लगता है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कुछ चीज़ों में। कुछ इसका मतलब है कि दुबई से जो इन्वेस्टमेंट निकलेगी वो या तो सिंगापुर चली जाएगी जी, एग्जैक्टली, या फिर मलेशिया चली जाएगी, सिंगापुर, और नई चीज़ें नई जगह ढूंढ लेंगे। मे बी पॉसिबल इंडिया। आज हमारी मुलाकात थी, ये जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है ना, उसके हवाले से यहाँ एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो बता रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, दूसरी जो कुछ गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि आप एक्सपोर्ट करें, गुड्स वहाँ भेजें, वेयर हाउसिंग करें, आपको जो है ना 5 महीने तक आप जब सेल आउट हो जाए तो आप पैसे आए। वो फैसिलिटी दे रही, गवर्नमेंट दे रही। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जाहिर बात है वो नहीं ऑफर कर रही। लोग कह रहे हैं कि भाई हम गवर्नमेंट से ये बात कर रहे हैं कि आप प्राइवेटली ये कर लें कि लोगों को 5 मंथ्स की फैसिलिटी दे दें, वहाँ लोग वो अरेंजमेंट हम कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर तो आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई 2 साल 4 साल का मनसूबा नहीं बनाना, एक फैसला करना है कि भाई ठीक है करें, गो अहेड। तो जो पॉलिसीज़ की बात है वो हर किस्म की है, लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, कहाँ अपॉर्चुनिटी निकल रही है उसको आप ग्रैब करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई आप बाद में उसको कर लीजिएगा। थोड़ा सा मौजद के साथ के ना ताजिर संजीदा है ना हुकूमत संजीदा है, क्या कहते हैं हफीज साहब? ना ताजिर संजीदा है ना हुकूमत संजीदा। देखिए अनफॉर्चुनेटली ताजिर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना सरमाया लेके बाहर चले जाएंगे। देखिए इस वक्त जो है ना, ये एक गोल्डन चांस है पाकिस्तान के पास कि जो अनस्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट में आई हुई है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको पाकिस्तान कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं वापस? कैसे करेंगे? ठीक उनको बोलेंगे ठीक है, ये आप पैसे आपने इन्वेस्ट किए, आप पाकिस्तान वापस लाएं। अगर आप ये पैसे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ रोशन डिजिटल के जरिए उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सरमाया लेकर आए। बाकी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ड्यूटीज के हवाले से तो कोई भी देखिए वहां पे जो मिडिल ईस्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट तो रियल एस्टेट में हुई है। बिल्कुल, तो पाकिस्तानी रियल एस्टेट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? बिल्कुल, हमारे पास तो जेनेरिक मार्केट है कि 25 करोड़ आवाम है, उसको तो घर चाहिए ही चाहिए। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने मुल्क उठा लें आप, किसी की 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनको कितने घर ले चाहिए होंगे, कितनी बिल्डिंगें बना के वो खाली पड़ी हुई है। आप पाकिस्तान में आए तो आपके पास तो जेनेरिक मार्केट खड़ी हुई है कि यार 25 करोड़ लोगों को तो चाहिए ना जगह। आज कराची में आप प्रोजेक्ट लॉन्च करें, सारे बिकते ही नहीं बिकते। तो अगर अच्छे बिल्डर्स, अच्छे वो आएंगे तो क्यों नहीं यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा? डेफिनेटली इन्वेस्टर। इसका मतलब ये ना, आप हाउसिंग इंडस्ट्री को भी देख लेना, उसके अंदर भी FATF की वजह से जो उन पर तलवार लटक रही थी, अब उसके हुआ है कि आप देखें, आप सिंध में देख रहे हैं कि इस वक्त हाउसिंग इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह बर्बाद है, और जबकि हाउसिंग इंडस्ट्री के चलने से 72 एलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो आप ये सोच लें कि अगर हम सिर्फ वो पैसा पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर लें, आप चाहे उनको एमनेस्टी दे दें कि यार इस वक्त जितना हमारे पास प्राइम टाइम है कि वो मिडिल ईस्ट से अपना पैसा निकाल के पाकिस्तान में वापस इंडक्ट कर सके। इमरान खान के दौर में एमनेस्टी दी गई, $20 अरब नहीं आया अभी तक। देखिए एमनेस्टी देते हैं, लेकिन आप एमनेस्टी देने के बाद दोबारा उन्हीं लोगों को पकड़ें, दोबारा आप वो उन्हीं लोगों को तंग करें, तो जाहिर सी बात है हर कोई पीछे हट जाता है कि यार मैं पाकिस्तान में क्यों पैसा लाऊं। अभी आपने ये कर दिया है कि जी अगर मेरे पास एक घर है और उसके बाद मैं कोई और प्रॉपर्टी लेता हूं तो उसके ऊपर भी मुझे टैक्स, रेंट के ऊपर टैक्स देना है, जबकि वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। तो क्यों लोग पैसे लाएंगे पाकिस्तान? सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा फिर बात आ जाती है टैक्सेशन के ऊपर। एक और बात है छोटी सी कि ये उस वक्त जो है ना, ये हालात नहीं, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो उस वक्त तो नहीं थी ना, इसलिए लोग ज्यादा सेफ और सिक्योर समझ रहे थे, तो उनको जरूरत नहीं मूव करने की। इस वक्त तो लोगों की नीड है ना, उनको मूव करना ये कहीं ना कहीं, आप नहीं देंगे वो कहीं और चले जाएंगे। जो हमारा टैक्स का जो एक टारगेट है ना, वो क्यों नहीं पूरा हो पाता? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि यार ये जो 25, 30, 35 लाख लोग है ना, इन्हीं को न छोड़ो, मैं इन्हीं से टैक्स लेता हूं। हकीकत आज आप जी साकिब साहब आप मेरे साथ मौजूद है, आवाज आ रही है? जी साकिब साहब, साकिब फैयाज साहब,
साकिब साहब, आप मुझे आवाज सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। मेरे ख्याल में कोई चीज मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मिडिल ईस्ट में दुबई की जो अपॉर्चुनिटी आई है, तो ये अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए क्या आपने हुकूमत से कोई बात की, कोई डिमांड की कि उनको टैक्सेस में कुछ रिलीफ दिया जाए या एमनेस्टी दी जाए, ताकि हाउसिंग इंडस्ट्रीज में या दीगर सेक्टर में जो है वो सरमायाकारी जो है आराम से आ सके? क्या ऐसी कोई बात हुई है हुकूमत से? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने पूरा एक प्लान बनाकर दिया है कि किस तरह अब जो इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में हुई हुई थी, वो इन्वेस्टमेंट अब इधर आए, ये पाकिस्तान में आए। और काफी एक्टर्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें माइन एंड मिनरल्स है, केमिकल्स हैं, और कुछ इसके अलावा तो हाउसिंग इंडस्ट्री की कोई बात नहीं हुई, जबकि सबसे ज्यादा हाउसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है। जी, हाउसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है दुबई में, तो पाकिस्तान में भी तो हाउसिंग इंडस्ट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है तो उसके साथ साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज जो है वो तरक्की करती हैं। आपकी आवाज जी आ रही? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि हाउसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है दुबई में। अब अगर पाकिस्तान में हाउसिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके साथ साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज है वो भी तो एक्टिव होती हैं, तो उसकी तरफ आप लोग की तवज्जो क्यों नहीं है? आपकी आवाज कट गई है। नदीम भाई, क्या हो रहा है? ये प्रोड्यूसर साहब, वो क्या आवाज आ रही है आपको? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। आप हैंड फ्री इस्तेमाल करें ना सर, हैंड फ्री। आवाज आ रही है? चले ठीक है, थैंक यू सर। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। और मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है आवाज़ का प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल मैं ये अब्दुल रहमान साहब मेरा ख्याल है कि उसको अतीकुर रहमान को ले रहे हैं आप? ले लें उसको। तो बात यह है कि अब्दुल रहमान साहब, सिंपल सी बात यह है कि मेरे अपना ज़ाती राय ये है कि ये आप समझते हैं कि ताजिर हमारे जो है वो उस तरह वो मतलब ये कि आप क्या कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन की तरफ नहीं जा रहे जितना कि उनको जाना चाहिए, चाहे वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे फेडरेशन हो। खासतौर पे ये दो इदारे जो ऐसे हैं ना, जिसमें कि लॉर्ड चैम्बर एसोसिएशन है या आपके फैसलाबाद है। अब आप देखिए फैसलाबाद में कहते हैं कि टेक्सटाइल की तकरीबन 50% इंडस्ट्री बंद हो गई। जी बिल्कुल। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, जो अब ताजिर क्या करेंगे, ताजिर उनके जो एसोसिएशन है वो ये पावर है आप लोगों के पास यार। नहीं, तो वो वही है ना कि इस वक्त मुल्क के अंदर अगर आप उस तरह के उस पर जाएं, नेगेटिविटी पे या प्रोटेस्ट पे जाएं, तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। बात ये है कि अगर आपके मिनिस्टर कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप भाई आपकी बात ठीक है, तो वो उनको करने का काम है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो मुल्क में तो ताजिर यही इस वक्त की जो सिचुएशन है वो यही है कि ठीक है, सब्र कर रहे हैं कि भाई चले कोई ना कोई सूरत बनेगी, नहीं बनेगी तो जहाँ बनेगी मजीद लोग मूव कर जाएंगे। वो आप इसका कोई हल नहीं है। मतलब ये साइट एसोसिएशन, कोरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, एक बड़ी एसोसिएशन है ना। जी हाँ, मेरे ख्याल कभी मुझे कोई लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रहा आप लोगों का। कोई लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रहा मुझे, माजरत के साथ। वेट एंड सी कि आप कहते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, वो सड़कें नहीं बनती, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं मिलता, गैस नहीं आ रही, गैस नहीं मिलती, आप वो सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन भला आप लोगों को कोई लाइन ऑफ एक्शन, सिर्फ एक एलामिया जारी हो जाता है प्रेस में, मीडिया में कि जनाब ये नहीं हो रहा, हम इसके मुतालबात करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। होता है नहीं, हुआ भी है। क्या देखें, लास्ट ईयर आपको पता है ना, मतलब ये जो बजट के अंदर कुछ टैक्स प्रपोजल्स थे उस पर बात हुई और नहीं मानी गई, तो फिर एक स्ट्राइक भी हुई थी और वो अक्रॉस द कंट्री हुई। आई थिंक सो कि वो नाकाम साबित हुई थी, जिससे आपके आधे ज़्यादा कारखाने बंद नहीं किए। खैर, मेरे साथ इस वक्त अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं, ये जो है माशी एनालिस्ट हैं, इनसे भी दो लफ्ज़ कर लेते हैं, इसलिए कि बहरहाल ताजिर इस वक्त मुसीबत में, और मैं समझता हूँ कि ताजिर अगर मुसीबत में तो पाकिस्तान मुसीबत में। थैंक यू अतीकुर रहमान साहब। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे आपकी आवाज़। थैंक यू सर। टाइम शॉर्ट है, बस दो लफ्ज़ों में बात करेंगे हम। आप क्या कहते हैं कि ये जो ईरान और अमेरिका की जंग के बाद दुबई की जो सूरत हाल पैदा हुई है, पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा रहा है, उठा सकता है या नहीं उठा सकता? एक तो बिलाल भाई इतने आखिर में इतनी थोड़ी सी बात करने आप मुझे कह रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक बात ये थी कि कुछ मैं थोड़ी सी बात करके खत्म कर देता हूँ कि जो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, पाकिस्तान बड़े आराम से उस फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को कोप अप कर सकता है। और हम अपनी, जैसे अभी अफीफ कह रहे थे कि अपनी फिशिंग वगैरह को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो डीप सी फिशिंग है, इसमें माइग्रेटरी फिशेज हमारी बहुत आ रही हैं
और हम रॉ फिश लेकर उनको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें उसको वैल्यूएट करके करना चाहिए, जिसकी सारी की सारी खपत हो जाएगी। और टनों की हमारे पास चाइना और मिडिल ईस्ट के और थाईलैंड के ऑर्डर्स मौजूद हैं। अगर हम इन फिशिंग रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि हम अपनी ट्रेड डेफिसिट में कम से कम 10 से 15 बिलियन डॉलर की जो डेफिसिट है उसको पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी एक बात और बता दीजिए, अभी बात हो रही थी कि हाउसिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की भी क्लैप्स की हुई है। अब दुबई के बाद क्या वहां से जो इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान आती है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पाकिस्तान को अपना फ्रेमवर्क ठीक करने की जरूरत है। हाँ। और सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि कोई फुटप्रिंट बनाए। हमारे पास कोई पॉलिसीज नहीं है, पॉलिसी के बगैर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। एम्बिशियस प्लान होने चाहिए, एम्बिशियस प्लान नहीं है हमारे पास। तो हमें ये सारी चीजें देखनी होंगी। अगर हम इस पे काम करें तो क्यों नहीं हम ये इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते? नहीं, क्यों तो सही है, बट हमारे पास तो नहीं है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम जो है वो क्या कहते हैं, पोर्ट पे हमारे पास जगह नहीं है कि जनाब याली कि हम कंटेनर रख सकें। देखिए, मैंने हमेशा एक बात की है, फिर बात लंबी हो जाती है, कि हमने कहा है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है, जो कि प्रिविलेज है हमारी, वो हमारे हार्बर्स हैं, जिसमें अब ट्रांसशिपमेंट में हमारे बूम आ रहा है। और हम देख रहे हैं हमें अपने हार्बर्स को डेवलप करने की जरूरत है। हमें अपनी ड्रेजिंग्स को ठीक करना है, हमें अपनी बर्थों को ठीक करना है, हमें अपनी लोडिंग एंड अनलोडिंग कैपेसिटीज को ठीक करना है, हमने अपनी मॉडर्न मशीनरी वहां पे लाने, इक्विपमेंट लाना है। ये सारी चीजों में डेवलपमेंट हो सकती है। और पहले भी एफडीआई आई भी है हमारे पास ऑलरेडी, हमारे कोई 12-13 बढ़ते एंगेज है इसमें, तो मजीद भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और ये सब के लिए वही बात है कि हमें एक फ्रेमवर्क बनाना है, एम्बिशियस प्लान बनाना है, प्रॉफिट मोटिव्स तैयार करके देना है। और हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, कि उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना सस्तापन मिल रहा है और उसका रिटर्न क्या आ रहा है, उसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरा सिर्फ सिंपल सी बात कहता हूँ कि एज ए एनालिस्ट आप यही समझते हैं ना कि हुकूमत जो है वो अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं रही है, ना हम अपने किसी भी क्या कहते हैं माजी के तजुर्बात से कुछ हम सीख रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये बयानात हो रहे हैं, मीडिया पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मिनिस्टर आकर तकरीरें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर बात वही आ जाती है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी काफी वीक है हमारी, उसको मजीद बनाने की जरूरत है, उसको मॉस्टर करने की जरूरत है, जो कि काफी वीक है, और इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप हार्बर्स की बात करते हैं तो आपको ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी की जरूरत है, आप हार्बर्स की बात करते हैं तो आपको शिपिंग पॉलिसी की जरूरत है। ये सारी चीजें हैं जो एक लंबी बहस है, इसके लिए वक्त चाहिए। ठीक है, फिर आपसे गुफ्तगू होती रहेगी इंशाल्लाह। एक अलग से प्रोग्राम करते हैं हम कार्गो पे और शिपमेंट पे, तो इंशाल्लाह मैं हम आपकी खिदमत लेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये तकीर रहमान साहब थे जो कि माशी तजज़ियाकार भी थे, जो उन्होंने बात की। आखिरी वक्त है, मुझे सिर्फ सिंपल से बता दें, आफीफ से शुरू करते हैं। आफीफ, आखिरी बता दीजिए कि हुकूमत कामयाब है, नाकाम है मुआशी तौर पर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम कामयाब तो नहीं कह सकते। एक लेवल पे हम कामयाब इस तरह कह सकते हैं कि जो हम डिफॉल्ट के स्टेटस पे थे उससे हमें बाहर निकाल के लाए, हम एक स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं। डॉलर ठीक है, हम डिफॉल्ट नहीं हुए बस, लेकिन अब स्टेप्स हमें लेने होंगे पाकिस्तान के आगे बेहतरी। जी फिदा साहब। अच्छा, एक ज़िमनी फायदा ये हुआ है हमें मार्का हक्का कि हमारी जो डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं 10 बिलियन हो गई हैं, और 13 बिलियन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी बाय द एंड। तो मतलब ये है कि आपका इकोनॉमिक में आप देख रहे हैं तो आपका डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो एक आपको रास्ता मिला ना उस परफॉर्मेंस के नतीजे में दुनिया ने आपकी तरफ तवज्जो दी है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर आप नाकाम नहीं तो हम इसको कामयाब भी नहीं कह सकते। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि जो थोड़ा सा आने वाला वक्त मजीद इसको क्लियर कर देगा कि हम किस तरफ गिरते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। नाज़रीन, बात यही है कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा और बैरक़वामी जो भी हालात हैं उससे मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी फ़ायदा हासिल करेगा। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उससे अल्लाह हाफ़िज़।